अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सिविल केस के कंप्लीट प्रोसीजर की, फ्रॉम फाइलिंग ऑफ सूट टिल एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जूनियर एडवोकेट है या फिर एक आम सिटीज़न जो सिविल कोड का केस समझना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीपीसी को फ्लो चार्ट स्टाइल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सिंपल एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला सवाल, केस बनता क्यों है? जब किसी का लीगल राइट वायलेट होता है उसे हम कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को प्लॉट बेचा, उसने पूरी पेमेंट नहीं दी, तो यहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। एंड विदाउट कॉज ऑफ एक्शन नो सिविल सूट इज मेंटेनेबल। स्टेज 2, प्री फाइलिंग चेक्स। सूट फाइल करने से पहले कोर्ट 3 चीज़ें देखती है। नंबर 1, लिमिटेशन। कोर्ट देखती है क्या ये दावा टाइम बार्ड तो नहीं है अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट। दूसरा हमारे पास है जुरिस्डिक्शन। कोर्ट देखती है क्या बिफोर करेक्ट कोर्ट ये आए हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ज़मीन कराची में है और हम दावा लाहौर में फ़ाइल कर रहे हैं, तो इस तरह जुरिस्डिक्शन उस कोर्ट की नहीं बनती। वो कहते हैं कि आप बिफोर स्पेसिफिक या करेक्ट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के पास जाए। फॉर एग्जांपल, आप लाहौर में जाकर अपना दावा फाइल कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है कोर्ट फ़ी, कि इधर जो बंदा दावा कर रहा है क्या वो रिक्विजिट प्रॉपर फ़ी उन्होंने पे की है या नहीं की है। तो इन तीनों चीज़ों को देखकर तभी कोई कोर्ट डिसाइड करती है कि केस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब आते हैं प्लेंट फाइलिंग का स्टेज, जो कि हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जिसमें हम प्लेंट फाइल कर लेते हैं। प्लेंट होता क्या है? प्लेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टीज़ का नाम, फैक्ट्स ऑफ द केस, कॉज ऑफ एक्शन और जो रिलीफ हम मांगते हैं कोर्ट से, ये सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट की शेप में बिफोर कोर्ट जमा करते हैं। इसमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस है या रेलेवेंट लॉ है वो है अंडर ऑर्डर 6 जो कि प्लीडिंग को डील करती है, और ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी ये स्पेसिफिकली प्लेंट को डिस्कस कर लेती है कि प्लेंट हमारा कैसा होना चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर प्लेंट आपका डिफेक्टिव हो तो कोर्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंडर रिजेक्ट कर सकती है। स्टेज 4 है हमारा इशूएंस ऑफ समन्स, कि अगर प्लेंट प्रॉपर हो तो कोर्ट डिफेंडेंट को समन्स इशू करती है अंडर ऑर्डर 5 सीपीसी। तो समन्स का मतलब क्या है? समन का मतलब है कि कोर्ट आपको बुला रही है ताकि आप आकर बिफोर कोर्ट जवाब दें। फॉर एग्जांपल, डिफेंडेंट को नोटिस मिलता है कि फ़ला तारीख को आप कोर्ट अपीयर हो और प्लेंट की कॉपी लेकर आप उसी मुताबिक उनको जवाब दें विद इन 30 डेज। स्टेज 5 हमारे पास है अपीयरेंस या एक्स पार्टी, कि इन केस अगर किसी बंदे को समन इशू हो जाता है और वो उनको सर्व हो जाती है, तो अगर डिफेंडेंट वो अपीयर नहीं होता, वो बिफोर कोर्ट पेश नहीं होता, तो वो इनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलती हैं जिसमें एक तरफा कार्रवाई होती है। और इन केस अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है या बिफोर अदालत वो पेश होता है, तो इसी तरह केस कंटिन्यू होता है। ये सारी चीज़ें अंडर ऑर्डर 9 सीपीसी होती हैं। एक्स पार्टी का मतलब ये नहीं कि केस हमेशा ख़त्म हो गया। डिफेंडेंट बाद में सेट असाइड भी करवा सकता है अगर वो दरख्वास्त दे 9/13 की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो समन्स थे वो मुझे सर्व नहीं हुए थे या मुझे पता नहीं चला। तो इसी तरह 9/13 की एक एप्लीकेशन होती है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी, वो दरख्वास्त देकर ये एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को सेट असाइड भी करवा सकता है। स्टेज 6 हमारे पास है रिटन स्टेटमेंट। अब डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, उसमें वो जितने भी एलिगेशंस उनके खिलाफ जो लगे थे उसका रिप्लाई देता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ एडमिशंस, या तो वो मानता है, या इन द फॉर्म ऑफ डिनाइल्स, या तो वो इनकारी हो जाता है। रिटन स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 सीपीसी के लिए लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ कहता है अपने प्लेंट में कि वो डिफेंडेंट ने उससे 10 लाख लिए हैं, और डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट में वो कहता है कि मैंने इस फला बंदे को पहले से ऑलरेडी पे कर दी है। ये है डिफेंडेंट का डिनाइल, कि वो डिनाई करता है कि मैं किसी का मकरूज़ नहीं हूँ। स्टेज 7 हमारे पास रेप्लिकेशन का आता है। ये मोस्टली ऑप्शनल होता है कि अगर ज़रूरत हो प्लेंटिफ रेप्लिकेशन फ़ाइल कर सकता है सिर्फ कोर्ट की परमिशन से, कि इन केस अगर रिटन स्टेट में कुछ ऐसे काउंटर क्लेम्स आ रहे हैं तो जिसका जवाब जब प्लेंटिफ देता है तो वो अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 के तहत दी जाती है।
स्टेज 8 फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। ये स्टेज सिविल ट्रायल का दिल कहलाता है, जिसमें कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन से फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हैं पार्टीज़ के दरमियान और कौन से लीगल क्वेश्चंस डिसाइड होने हैं। सो दैट इज़ डन अंडर ऑर्डर 14 CPC। इसमें गोल्डन रूल यही है कि एविडेंसेस जितनी भी उसके बाद चलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी इश्यूज़ पर होती हैं। स्टेज 9 हमारा एविडेंस का है, जिसमें आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ कोर्ट ऑर्डर करती है कि विद इन 7 डेज़ प्लेंटिफ को कि आप अपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस जमा करें। सो अकॉर्डिंगली आप अपने गवाहान लेकर आए बिफोर कोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके प्राइवेट गवाहान है, प्राइवेट गवाहान को वो ख़ुद बुला सकता है। अगर इन केस उनके लिस्ट में कोई ऑफिशियल है, वो तलवाना जमा करके कोर्ट उसको समन इशू करती है। उसके बाद जब प्लेंटिफ के जितने भी गवाहान हो जाती है, उसके बाद डिफेंडेंट एविडेंसेस आ जाती हैं। इसी तरह विद इन 7 डेज़ डिफेंडेंट को टाइम दिया जाता है कि आप अपना लिस्ट जमा करवाएं और फिर उसी मुताबिक उनके गवाहान चलते हैं और लास्टली डिफेंडेंट का बयान होता है। तो इसमें विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स एंड क्रॉस एग्जामिनेशन सारे हो जाते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है वो अंडर ऑर्डर्स 18 CPC डिफ़ाइन की गई है। और एविडेंस जो जितनी भी चलती है अकॉर्डिंगली वो अकॉर्डिंग टू कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई एग्रीमेंट, रिसिप्ट या कोई विटनेस है तो सब यहाँ प्रूफ होता है। स्टेज 10 हमारे पास है इंटरिम रिलीफ्स, जो कि एनी टाइम दी जा सकती हैं। केस के दौरान कोर्ट स्टे ऑर्डर, टेम्परेरी इंजंक्शन या कोई रिसीवर अपॉइंट करना या कोई कमीशन अपॉइंट करना, ये सब चीज़ें कर सकती है। और इनकी जो रेलेवेंट प्रोविजंस है वो अंडर ऑर्डर 39 है, अंडर ऑर्डर 40 है, अंडर ऑर्डर 26 CPC है। ये चीज़ें कोर्ट एनी टाइम कर सकती है दौरान प्रोसीडिंग्स। स्टेज 11 हमारे पास फाइनल आर्ग्यूमेंट्स का होता है, जिसमें दोनों पार्टीज़ अपनी लीगल आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करती हैं अंडर ऑर्डर 17 रूल 2 CPC। स्टेज 12 हमारे पास जजमेंट का है। कोर्ट अपना रीजंड जजमेंट प्रोनाउंस करती है अंडर ऑर्डर 20 CPC। जजमेंट में फैक्ट्स, एविडेंसेस, लॉ, फाइंडिंग्स सब होता है, जो एट द एंड कोर्ट प्रोनाउंस करती है। स्टेज 13 डिक्री का होता है। जजमेंट के बाद डिक्री ड्रॉ होती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो अंडर सेक्शन 2 CPC है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि विदाउट डिक्री एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं। तो जब कोर्ट जजमेंट अनाउंस करती है तो उसके साथ साथ डिक्री शीट भी लगा देती है। स्टेज 14 एग्जीक्यूशन का होता है। जो कोर्ट डिक्री पास करती है तो ये स्टेज उस डिक्री के ऊपर अमल दरामद करने का होता है। अगर लूजिंग पार्टी की डिक्री पर कंप्लाई ना करे तो एग्जीक्यूशन फाइल होती है अंडर ऑर्डर 21 CPC। और इसके कुछ स्पेसिफिक मोड्स हैं, जिसमें किसी को पोजेशन, किसी को कब्ज़ा दिया जा सकता है, कोई किसी की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, किसी को अरेस्ट किया जा सकता है। और फेमस लाइन इसमें यही है कि execution is continuation of suit। So viewers, ये है CPC का complete flow chart from cause of action to execution exactly as followed in Pakistan civil courts। अगर आप चाहते हैं कि हर स्टेज पे सेपरेट वीडियो या केस लॉ के साथ मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में ज़रूर लिखें CPC सीरीज़ का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।